तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर 31 दिसंबर 1600 को हो जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करें तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। 31 दिसंबर 1600 के ही दिन हुई थी। इसी दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेज व्यापारियों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का पट्टा दे दिया था। इसके बाद हम लोग बात करें प्रश्न 2 की, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? इस प्रश्न का आंसर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएंगे गोविंद राणाडे। इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक चलता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प 1905 को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। होम रूल मूवमेंट अप्रैल 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था और इनको भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं की बात करें तो सबसे पहले इनकी रचना गीता रहस्य है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज है, दी ओरियन है, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष है। इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र है जिनमें 2 समाचार पत्र इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला समाचार पत्र केसरी है तथा दूसरा समाचार पत्र मराठा है। इसके बाद इनकी मृत्यु की बात करें तो 21 जुलाई 1920 को हुआ था। इसके बाद लाला लाजपत राय की बात करें तो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। ये पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किए थे 19 मई 1894 ईस्वी में। ये एक बीमा कंपनी भी खोले थे जिसका नाम है लक्ष्मी बीमा कंपनी। लाला लाजपत राय का नाम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्णन, माता का नाम गुलाब देवी। दुखी भारत नामक पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया जैसी पुस्तक के लेखक भी लाला लाजपत राय हैं। इसके बाद गोविंद रानाडे की बात करें तो गोविंद रानाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1901 में हुआ था। वही बिपिन चंद्रपाल की बात करें तो बिपिन चंद्रपाल चरमपंथी थे। उन्होंने स्वदेशी और स्वराज की अवधारणाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर के चरमपंथी गुट के थे। उदारवादी नेता की बात करें तो इसमें दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे, आर.सी. दत्त आ जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले आ जाएंगे, एस.एन. बनर्जी आ जाएंगे और ए.ओ. ह्यूम आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की बात करें तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसकी आंसर की बात करें तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था। इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो 1916 में लखनऊ समझौता में क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था।
यह समझौता भारत सरकार की संरचना और हिंदू और मुस्लिम समुदाय के संबंध दोनों से संबंधित था। होम रूल समझौता की विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है भारत में स्वशासन स्थापित करना। दूसरी विशेषता की बात करें तो केंद्र सरकार में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाना। तीसरी विशेषता की बात करें तो सभी समुदाय के लिए एक अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना जब तक कि वे संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग न करें। इसके बाद चौथे प्रश्न की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। इसके बाद हम लोग लॉर्ड वेवेल की बात करें तो इसका शासनकाल 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय रहा। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं की बात करें तो इसमें पहला हो जाएगा बंगाल का महान अकाल 1943 में पड़ा था। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में, शिमला सम्मेलन 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में, संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 में, वेवेल योजना 1945 में। उसके बाद वेलिंगटन की बात करें तो इसका शासनकाल 1931 से 1936 था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन और भारत शासन एक्ट 1935। इसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद हम लोग ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे। इसका उद्देश्य लोकप्रिय चरित्र की एक अलग विधायिका की स्थापना, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण, उच्च अधिकारी के वेतन में कटौती, नमक शुल्क, आबकारी और स्टाम्प शुल्क का उन्मूलन करना था। इसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की बात करें तो साइमन कमीशन की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इस प्रश्न की आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो साइमन कमीशन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में ब्रिटिश प्रांतों पर शासन करने के लिए द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों आरक्षित और स्थानांतरित में विभाजित किया गया था। इसके बाद 7वें प्रश्न की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, लिबरल पार्टी। इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिए थे, धन का निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न की बात करें तो भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये कविराज की उपाधि धारण किए थे। इसके बाद स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त ने 2 बार क्रूर हुणों को हमलों में पीछे खड़े रहा था और गुजरात में जूनागढ़ झील का जीर्णोद्धार भी करवाया था। इसकी उपाधि की बात करें तो विक्रमादित्य, क्रमादित्य, परम भागवत, देवराज इत्यादि। इसके बाद कुमार गुप्त के बारे में बात करें तो इसकी उपाधि महेंद्रादित्य उपाधि थी और ये नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया था। इसके बाद नरसिंह गुप्त की बात करें तो इसकी उपाधि बालादित्य था। सम्राट
पुरुदूत का पुत्र था ये नरसिंहगुप्त, और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। इसके बाद 9वें प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का में पूछा जा रहा है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद ऐहोल अभिलेख के बारे में बात करें तो ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासन के दौरान एक कवि था। ऐहोल कर्नाटक में स्थित है और व्यापक रूप से भारतीय वास्तुकला के पालने के रूप में पहचाना जाता है। यह शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के विजय के बारे में जानकारी देता है, विशेष रूप से हर्षवर्धन को कैसे पराजित किया था। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को तब हराया था जब वह अपने साम्राज्य को भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में बढ़ाना चाहता था, यानी 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न लगभग सबको पता होता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मुंडको उपनिषद। अब मुंडको उपनिषद के बारे में तो बात हुई, सत्यमेव जयते है। इसके बाद कठोपनिषद के बारे में बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत निहित है। इसमें 2 अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 बलियाँ हैं, जिनमें बादशरवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का सुप्रसिद्ध उपाख्यान है। उसके बाद हम लोग ईशोपनिषद के बारे में बात करें तो इस उपनिषद में एक और ईश्वर को सर्वनिर्माता मानकर स्वयं को निमित्त मात्र बनकर जीवन जीने का इशारा करता है, जो दूसरी ओर आत्मा को न भूलने की इंगित करता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो इसकी आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा महायान। महायान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। महायान बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को एक दिव्य प्राणी मानता है। कनिष्क महायान संप्रदाय का संरक्षण भी किया था। इसके बाद हीनयान की बात करें तो हीनयान गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने वाला एक साधारण मनुष्य मानता है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं और अशोक हीनयान संप्रदाय का संरक्षण किया था। इसके बाद वज्रयान की बात करें तो वज्रयान में बुद्ध को एक व्यक्ति नहीं माना जाता है, बल्कि वह हमारे मन का दर्पण है। मुख्य देवता की बात करें तो एक तारा है जो कि एक महिला है, और यह मंत्र तंत्र और यंत्रों की श्रेष्ठता में विश्वास रखता है। विक्रमशिला वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था और पाल वंश ने वज्रयान संप्रदाय को संरक्षण दिया था। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इबादत खाना। इसके बाद दीवाने आम की बात करें तो ऐसा दरबार जिसमें राजा या बादशाह से सब लोग मिल सकते थे, इसको आम दरबार कहते हैं। और इसके बाद दीवाने खास की बात करें तो ऐसी सभा जिसमें राजा या बादशाह मंत्रियों तथा चुने हुए प्रधान लोगों के साथ बैठते थे। इसके बाद बुलंद दरवाजा की बात करें तो सम्राट अकबर ने गुजरात विजय अभियान की याद में 1602 में इसका निर्माण कराया था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें पर सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन में काल में सुविख्यात थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर के काल में। अब हम लोग थोड़ी बाबर के बारे में चर्चा करें तो इसके समय में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, और इससे का शासनकाल की बात करें तो 1526 से 1530। इसके बाद हुमायूं की बात करें तो 1530 से 1556। इसके बाद जहांगीर की बात करें तो 1605 से 1627। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो न्यू कोसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें 2 नदियाँ
जो इम्पोर्टेंट है इसका नाम है मर्रे और डार्लिंग, और इसके घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। और कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नल्लामलई की पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलई की पहाड़ी। इसके बाद हम लोग बात करें नल्लामलई की पहाड़ी के बारे में, तो यह पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जवादी पहाड़ी के बारे में बात करें तो यह पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। और अन्नामलई की पहाड़ी की बात करें तो सब लोग को पता है कि यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी पहाड़ी में है, जिसका नाम अनाईमुडी है और उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और अन्नामलई केरल तथा तमिलनाडु के तट पर स्थित है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग के लिए प्रख्यात है। यही प्रश्न सबको पता होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोसी नदी। इसके बाद कोसी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 730 किलोमीटर और इसका उद्गम नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल हो जाती है। इसके बाद महानदी की बात करें तो इस महानदी की लंबाई 851 मीटर और कहीं कहीं 858 किलोमीटर ही मिलता है। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर और कहीं कहीं 858 किलोमीटर भी मिलता है। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके उद्गम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सिहवा से निकलती है और इस नदी पर एक बांध निर्मित है, उसका नाम हीराकुंड बांध है। इसके बाद दामोदर नदी की बात करें तो ये इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद गंडक नदी की बात करें तो ये गंगा की सहायक नदी है और इसके नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है। तो इस प्रश्न की आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटराइट। इसके बाद लेटराइट की बात करें तो इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना अधिक मिलता है। मुख्य फसल की बात करें लेटराइट मिट्टी में तो इसमें कपास, चावल, गेहूं, दलहन, चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, काजू इत्यादि सब इसमें उगाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत क्षेत्र जो आ जाएंगे उसमें तमिलनाडु भी आ जाएगा, कर्नाटक भी, केरल भी, महाराष्ट्र भी, पश्चिम बंगाल भी। इसके बाद हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें तो खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसमें गाद, रेत, मिट्टी, बजरी और अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है तथा पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। इसके बाद रेगुर मिट्टी की बात करें जिसको काली मिट्टी भी कहते हैं, ये विशाल चट्टानों से निर्मित मिट्टी होती है और ये कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसे स्वतः जुटाई वाली मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है और ये जल धर कर चिपचिपा हो जाती हैं तथा सूखने के बाद इसमें दरारें आ जाती हैं, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसका काफ़ी विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि इसमें प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसमें से सभी। अगले प्रश्न की बात करें तो बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा किण्वन। हम लोग अपचयन की बात करें तो इसको कहा जाता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब ऑक्सीजन निकलता है। इसमें आगे बात करें हाइड्रोजनीकरण के बारे में बात करें तो इसका उपयोग असंतृप्त वसा यानी तेल को संतृप्त वसा यानी वनस्पति घी बनाने में उद्योगों में होता है।
उसके बाद मल्टीप्लेसिंग की बात करें तो मल्टीप्लेसिंग एक साझा माध्यम पर कई सिग्नलों को एक सिग्नल में संयोजित करने की प्रक्रिया है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है, क्योंकि वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, लेकिन संयोजकता समान रहती है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा धूल कण। इसके बाद हम लोग हीलियम की बात करें तो इसकी खोज लोकेयर ने किया था और इसका उपयोग उड़ने वाले गुब्बारों में किया जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसको ठोस सूखा बर्फ भी कहा जाता है और इसका उपयोग खाद्य संग्रह, खाद्य संरक्षण और रेफ्रिजरेंट में किया जाता है। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 0। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। इस प्रश्न की आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक। इसके बाद दाब का विमीय सूत्र क्या है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ml इनवर्स T-2। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो जैव सेल क्या है। इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में है। इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सेरेब्रम। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसमें हाइपोथैलेमस जो है इसका उपयोग की बात करें तो भूख, प्यास, नींद, प्यार, गुस्सा, नफरत, ये सब हाइपोथैलेमस ग्लैंड के चलते होता है। इसके बाद हम लोग सेरिबेलम की बात करें, इसके अंतर्गत हम लोग गाड़ी चलाना, गेंद फेंकना, चलने में सहायक होता है। और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, जो नसों का समूह होता है जो दिमाग का संदेश शरीर के अन्य अंगों खासकर हाथ और पैरों तक पहुंचाती है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्नेले ने किया था। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। इसमें आमीटर की बात करें तो आमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद लोकसभा की बात करें तो इसमें सदस्य की आयु 25 वर्ष होती है और इसे निचली सदन, पहली सदन और इसे भंग किया जा सकता है। इसके अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 81 में वर्णित है। इसके बाद संसद की बात करें तो इसका अनुच्छेद 79 है। और अगले प्रश्न की बात करें तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। इसके बाद प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसके संविधान में संसद में
बड़ी समिति की दर्जा दी गई है और इसमें सीटों की संख्या इसमें सीटों की संख्या की बात करें तो 30 हैं और सभी सदस्य लोकसभा से आते हैं। इसके बाद लोक लेखा समिति की बात करें तो इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 1 साल होता है और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। इसको संविधान में संसद ने पुरानी सदन है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संसद। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से ली गई है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद हम लोग थोड़ा और फैक्ट की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो इसमें संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, इतना सब लिया गया है। इसके बाद भी और कुछ लिया गया है। इसके बाद हम लोग अमेरिका के संविधान से बात करें क्या क्या लिया गया है तो इसमें सबसे पहले कानून के समान संरक्षण की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। इसके बाद जर्मनी के वाइमर संविधान की बात करें तो इसमें आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब हम लोग भाग 12 की बात करें तो केंद्र और राज्यों के संपत्ति, अनुबंधों, अधिकारों, देनदारियों, दायित्वों और वादों से संबंधित है। इसके बाद भाग 18 की बात करें इसमें आपात उपबंध है। इसमें 352 में 356 और 360 ये सब आपात उपबंध के ही तहत लागू हैं। इसके बाद भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो सूचीय को सूचीदीर से मिलाना है। अब हम लोग बात करें भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है तो ये 8वीं अनुसूची में है। दल बदल अधिनियम ये 10वीं अनुसूची में है और 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में है और भूमि संविधान अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में है। अपने से इसको मिला लीजिएगा, हम बता दिए। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। इसके बाद लाल क्रांति की बात करें तो इसमें मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नीली क्रांति की बात करें तो ये मछली पालन से संबंधित है और गोल्डन क्रांति की बात करें तो ये बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न की आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। अब IMF की बात करें तो इसमें इसका स्थापना की बात करें तो 1945 में IMF की स्थापना हुई थी और इसकी जो मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। WTO की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में था। और गैट की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय जेनेवा में भी है। और WHO की बात करें तो इसकी भी मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना की बात करें
तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसके बाद ILO की बात करें, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, श्रम संगठन। तो उसकी बात करें तो उसकी स्थापना 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो 1949। इसके बाद हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके पहले गवर्नर की बात करें तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो CD देशमुख थे। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है BD सावरकर। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में आयकर है, तो इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। तो इसमें प्रत्यक्ष कर की बात करें तो यह एक प्रकार का कर है जो एक व्यक्ति द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। इस प्रकार का कर सरकार द्वारा सीधे लगाया जाता है। प्रगतिशील कर की बात करें तो यह एक कर की प्रणाली है जिसमें कर की दर व्यक्ति की क्षमता के भुगतान पर निर्भर करती है। और उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये प्रश्न का आंसर सब लोग दे सकते हैं हमको लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें कर्नाटक की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यक्षगान लोक नृत्य है। इसके बाद केरल की बात करें तो इसमें मोहिनी अट्टम और कथकली आ जाएगा। इसके बाद उड़ीसा की बात करें तो इसमें ओडिसी आ जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलखम्ब। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादू दयाल। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ग्रीक। अब इस प्रश्न में एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ग्रीक ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद शक की बात करें तो भारत में शक चारागाह की खोज में आए थे। पहला शक राजा की बात करें तो मोगा था, और शक संवत की बात करें तो 58 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था। और शकों का सबसे प्रतापी राजा की बात करें शकों का सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो वो रुद्रदामन था, जो जूनागढ़ में झीलों का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर। और हम लोग अगले प्रश्न की बात करें, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा थर्मोकलाइन। इसके बाद हेलोकलाइन की बात करें तो हेलोकलाइन ग्रीक शब्द हेलो से आया है जिसका अर्थ है नमक, और कलाइन जिसका अर्थ है ढलान। यानी हेलोकलाइन विभिन्न लवणता स्तरों वाले दो जल निकायों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। इसके बाद थर्मोस्फीयर की बात करें तो आयन मंडल को थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें कि बेसल मापदंड किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए बैंकिंग क्षेत्र से। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो बेसल मापदंड बैंक सुपरविजन पर बेसल कमेटी समझौते का एक सेट है जो कैपिटल रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क के संदर्भ में बैंकिंग रेगुलेटर्स को सिफारिशें देती हैं। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें अगला प्रश्न है
इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस प्रश्न की आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नाल्ड टॉयनबी। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य की बात करें तो स्मरणीय तथ्य जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल की बात करें तो इसके काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसमें स्मरणीय तथ्य में सबसे पहले है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम परिचितम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मेहरगढ़ से मिले हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये दमदमा से मिले हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बुर्जहोम से। इसके बाद जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें है अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसमें कालीबंगा और लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा और लोथल से। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें है युग्म समाधीय का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा और लोथल से। युद्ध समाधियों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा एवं लोथल से। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें है नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में, तो वहीं शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रचलन हड़प्पा में और शवों को जलाने का प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप ही समझ सकते हैं कि जो किसान का हल है वो कहाँ से चलता है? तो वो बनावली हो जाएगा, हल बनावली। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें है शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। वही चावल का प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो ये कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। और कोल्डिहवा कहाँ है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ। इसके बाद आग के आविष्कार की बात करें तो ये आविष्कार पूर्णा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए के आविष्कार की बात करें तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। एक बार फिर से,
आग के आविष्कार की बात करें तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था, और पहिए के आविष्कार की बात करें ये नवपाषाण काल में हुआ था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें जिसमें मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, जौ या यौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, जौ या यौ। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, इसमें मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था, तांबा। लोहा मत कीजिए, लोहा आर्य लोग के बारे में बात करता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो इसमें लोथल एवं सुतकोटदा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के इम्पोर्टेंट बंदरगाह सी पोर्ट की बात करें तो इसमें लोथल एवं सुतकोटदा हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था, पीगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था, पीगट ने। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।